सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स गो। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि हुआ था 1919 में। अब से हम स्टार्ट करेंगे अपने मूवमेंट्स वाले टॉपिक को, जिनकी वीडियो ड्यूरेशन होगी 15 टू 20 मिनट्स की, यानी कि ये हमारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं। अब इसीलिए मैं इन सब के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, जिसका नाम होगा 15 मिनट शो। इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप इजीली इस प्लेलिस्ट पर विजिट करके इन वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके साथ में ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कॉजेस देखेंगे कि क्या कारण रहे जो रोलेट एक्ट आया और उसके बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, क्या क्या इवेंट्स थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी DSSB, CTET, HTET, UPTET, KVS और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हमें सेम फॉर्मेट में चलना है। सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद इस टॉपिक पर 15 टू 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब जो मैं आपको मूवमेंट्स करवाऊंगी वो मॉडर्न इंडिया का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और मूवमेंट में से हमें क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो अब जो आपकी अपकमिंग 4 टू 5 वीडियोस होंगी वो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी, क्योंकि उसमें हम देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को। और इसीलिए मैंने इन सब के लिए एक अलग से वीडियो, एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी रोलेट in 1917 with the objective of making an effective plan to suppress the increasing revolutionary activities। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई और उसके चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस सिडनी रोलेट। और ये कब बनाई थी, 1917 में। कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि सप्रेस करना है, दबाना है एक्टिविटीज अभी इंडिया में हो रही है। Based on the recommendations made by this committee, an act was passed in March 1919। यानी कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक एक्ट पास होता है मार्च 1919 में, which empowered to arrest anyone anytime and detain them without any ongoing trial against them। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर एक व्यक्ति पर कोई डाउट होता है, कोई संदेह होता है, तो उसी डाउट के बेसिस पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसका ना कोई अरेस्ट वारंट होगा और ना ही कोई उसकी दलील होगी, ना उसकी कोई सुनवाई होगी। सिर्फ एक डाउट के उस पर उसको पकड़ लिया जाएगा। दिस एक्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। यानी कि इस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी और ना कोई दलील होगी। रोलेट एक्ट was passed during the tenure of Lord Chelmsford in 1919। अब जो ये रोलेट एक्ट आया था, ये किसके टेन्योर में पास हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। और ये कब हुआ था पास, 1919 में। और अगर चैम्सफोर्ड की बात करें, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1916 से 1921 तक। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DSSB भी क्या करता है, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि वो क्या करेगा, कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर इवेंट्स हैं वो किसके टाइम पीरियड में हुए हैं, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आपको जो वॉइस रॉय थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पीरियड को भी लर्न करना है, जिससे वो कोई भी मूवमेंट पूछे आप इजीली बता दो। अगर आपको चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड पता है तो आप इजीली बता दोगे कि 1919 का, अगर रोलेट एक्ट की बात करें या जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें, तो किसके टाइम में होगा, वो ऑटोमेटिकली लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में होगा। सो आपको जो गवर्नर जनरल है, वॉइस रॉय है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या इवेंट्स हुए, और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी यूज्ड 3 stages
फर्स्ट होम रूल लीग, सेकंड खिलाफत एंड थर्ड सत्याग्रह सभा फॉर हिज रोलेट सत्याग्रह. First bold step of Gandhiji in all India politics was the Rolette Satyagraha. On 13 April 1919, a meeting was called to protest against the arrest of two popular leaders of Punjab. अब गांधी जी ने क्या किया? थ्री स्टेज का यूज किया. फर्स्ट में उन्होंने होम रूल लीग को अपनाया, सेकंड में खिलाफत और थर्ड में सत्याग्रह सभा को. उनका फर्स्ट बोल्ड स्टेप क्या था? ऑल इंडियन पॉलिटिक्स वाज द रोलेट सत्याग्रह. अब क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 में एक मीटिंग होती है. मीटिंग किस लिए होती है? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ टू पॉपुलर लीडर्स ऑफ पंजाब. प्रोटेस्ट करते हैं किसके अगेंस्ट में? कि दो पॉपुलर लीडर थे पंजाब के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था. और वो कौन कौन थे? डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम पूछे जा सकते हैं. द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग, अमृतसर ऑन द डे ऑफ बैसाखी. अब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, कहाँ पर? जलियांवाला बाग में. और ये कहाँ था? अमृतसर में. और किस दिन हुई थी? बैसाखी पे. सो आपसे ये कुछ पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं. जनरल रेगिनार्ड एडवर्ड हैरी डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड पीसफुल गैदरिंग, किलिंग नियरली थाउजेंड्स इंडिविजुअल्स. अब जो जनरल डायर थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि आप अंधाधुंध फायर करो. किन पर? जो पीपल्स वहां पर गैदर हुए थे और उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे. सो उन पर क्या किया? फायर किए गए, जिसकी वजह से 14 लोगों की हत्या हो गई. आफ्टर द हार्ट dissecting massacre at Jallianwala Bagh, Rabindranath Tagore returned the title of knighthood granted by the English government. अब जो ये हत्या होती है 1000 लोगों की, इसको देखते हुए, इसके शौक में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने टाइटल को रिटर्न कर दिया. उनका टाइटल था नाइटहुड का. और ये टाइटल किसने दिया था? इंग्लिश गवर्नमेंट ने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को. बट उन्होंने इसको वापिस कर दिया. कब किया? जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या उपाधि दी थी, क्या टाइटल दिया था? तो नाइटहुड का दिया था. और उन्होंने कब उसको रिटर्न कर दिया? तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में उस शौक में उन्होंने वापिस कर दिया. शंकरन नायर रिजाइन फ्रॉम द वायसरॉय काउंसिलिंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर. अब जो शंकरन नायर थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, जो कि थी वायसरॉय काउंसिलिंग की. क्यों किया? क्योंकि उनको भी प्रोटेस्ट करना था इस मैसेकर के खिलाफ. नेक्स्ट, हंटर कमीशन was constituted by the British government to inquire into the incidents of Jallianwala Bagh massacre. अब जो ये हिंदुस्तान में फिर दंगे होने लग गए, इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था हंटर कमेटी. अब ये हंटर कमीशन क्यों बिठाई? क्योंकि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसकी इंक्वायरी करने के लिए ये कमीशन क्यों गठन किया गया. CH तितलवाड़, पंडित जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद खान वर इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन. अब इस कमीशन में इंडियन मेंबर्स कौन कौन से हैं? आपसे ये नेम भी पूछे जा सकते हैं. दिस कमीशन इन इट्स रिपोर्ट presented in 1920 did not find government guilty in this incidents. अब जो ये हंटर कमीशन था, इसकी रिपोर्ट 1920 में प्रेजेंट की जाती है, यानी कि एक साल बाद. क्योंकि 1919 में तो ये मैसेकर हुआ था, उसके एक साल बाद में इनकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है. उसमें भी जो गवर्नमेंट थी, उसको गिल्टी नहीं माना गया. It was said that disorder sometimes become revolt. That is why martial law was compulsory and it is full justifiable to open fire at the exiting gathering. उन्होंने कहा कि डिसऑर्डर था ये, जो कि रिवोल्ट बन गया, क्योंकि उस टाइम पर मार्शल लॉ अप्लाई था. मार्शल लॉ में क्या होता है कि कंपलसरी होता है उसमें कि कोई भी ज्यादा नंबर पर इंसान एक जगह पर गैदरिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते. और वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, फिर भी लोगों ने वहां पर गैदरिंग की. इसके चलते हुए उन्होंने गोलियां चलाई.
सो गवर्नमेंट ने ये बात की कि हम गिल्टी नहीं है, वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, फिर भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए, इसीलिए हमने क्या किया, फायर की। Also, this commission said that incidents was just an error in judgment of Dyer. General Dyer was expelled from duty for these incidents, but British newspaper presented him as the protector of British Empire, and British Lords of Assembly praised him as the lion of British Empire. अब इसके चलते जो जनरल डायर था उसको हटा तो दिया, इंडिया की जो पोस्ट थी वहां से हटा तो दिया, बट जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे उनमें उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि वो तो प्रोटेक्टर है ब्रिटिश एम्पायर का, एंड ब्रिटिश लॉर्ड्स ऑफ असेंबली प्रेज्ड हिम एज द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और उसको क्या बताया गया कि ये तो लॉयन है ब्रिटिश एम्पायर का, यानी कि उसको गिल्टी भी नहीं माना गया। नेक्स्ट, फॉर हिज सर्विसेज टू ब्रिटेन ही वॉज गिवन द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। उसको इस सर्विस के लिए जो उसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई के लिए ब्रिटेन ने उसको क्या किया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। मार्च 1914 अ रिवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब उधम सिंह। अब 1940 में एक रिवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी था पंजाब का जिसका नाम था उधम सिंह, किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर of Punjab at the time of massacre, Sir Michael O'Dwyer in London to revenge the जलियांवाला बाग killing। जो जलियांवाला बाग हुआ था उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने डायर को लंदन में जाकर मार दिया। गांधी जी was given the task of writing the draft of the report of Congress investigation committee on Jallianwala Bagh massacre। Montagu termed the Jallianwala Bagh massacre as preventing killing। अब अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो चैम्सफोर्ड मोंटेग्यू थे उस टाइम पर, तो हमारे जो सेक्रेटरी थे इंडिया के, तो मोंटेग्यू ने जलियांवाला बाग को क्या टर्म दिया कि प्रिवेंटिव किलिंग। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ये वाली स्टेटमेंट थी ये किसने दी। इस टाइप से डीटर प्लस भी क्वेश्चन पूछता है, सो आपको ये सभी स्टेटमेंट्स भी लर्न करनी है। अब जो आपका टॉपिक था रोलेट एक्ट वाला और जलियांवाला बाग वाला वो कवर कर लिया है। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें और भी हम बातें कर सकते हैं, बट वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर होगी, जो कि जो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर वो आपको कवर करवाए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं मैं अपनी हर एक वीडियो में वो चीजें कवर करती हूँ, ना कि अपने पूरे टॉपिक को बेसिक लेवल पर जाकर आपसे डील करती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं वहीं से आपको करवाती हूँ। अगर आपको मैं बेसिक की बात करूँ तो ये तो आपको हर एक बुक में या फिर इसकी नॉलेज मुझे लगता है कि जो बच्चा डीटी प्लस की प्रिपरेशन कर रहा है उनको सबको है, बट एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये कम ही बच्चों को पता है। इसीलिए जो मेरा एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है उसका यूज करके मैं आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवा रही हूँ। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ मैं उन्हीं को कवर करती हूँ। अगर आप इनको भी कवर कर लोगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप उनको इजीली डील कर लोगे, बट अगर आप बेसिक लेवल पर चलोगे तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम निकालना। सो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, during the Indian freedom struggle, why did the Rowlatt Act arouse popular indignation? First, it curtailed the freedom of religion, it suppressed the traditional Indian education, it authorized the government to imprison people without trial, या फिर ऑप्शन डी इट curbed the trade union activities। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उसमें क्या थी, गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी थी कि किसी को भी बिना किसी मुकदमे के चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? क्यों लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी एंड लाला लाजपत राय। क्या इनको अरेस्ट कर लिया गया था? नहीं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल। बिल्कुल ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो दो फेमस पंजाब के रिवोल्यूशनरी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनके चलते उनकी प्रोटेस्ट के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, और वो दो पीपल कौन थे, तो किचलू और एक सत्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट
टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी, जो टाइटल था, वो रिटर्न कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस इंसिडेंस पे। सो इंसिडेंस था आपका मैसेकर एट जलियांवाला बाग। और जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये DSSB के PYQs हैं। अब आप देख सकते हो कि आपको ये क्वेश्चंस कितने इजी लग रहे हैं। सो अगर आप ऐसे ही जो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है अगर आप उनको करते हुए चलोगे तो आप ऐसे इजीली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, given below are two statements, one labeled as assertion and other as reason। अब जो assertion और reason के क्वेश्चंस हैं ये भी DSSB भी पूछता है। पहले ये PGT लेवल पर पूछता था बट अब की बार जो 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसमें PGT लेवल पर भी ये क्वेश्चंस पूछे हैं। सो इन क्वेश्चंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। assertion गिवन है आपके लिए रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस नाइटहुड या उसका रीजन है he wanted to participate in the non-cooperation movement। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि assertion तो बिल्कुल ठीक है बट उसका जो रीजन है वो रॉन्ग है। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। सो इसका राइट आंसर होगा इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, select the correct sequence of the following events by using the code given below। अब जो events हुए थे उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। चलिए सीक्वेंस में लगा देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सबसे पहले कौन सा इंसिडेंस होगा, सेकंड। सो सेकंड यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सो ये वाले तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। उसके बाद हुआ था फिर हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद में हुआ था अमृतसर कांग्रेस सेशन 1919 में। सो हमारा कोड रहेगा 213। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, who was the prime minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed in 1919। प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का जब मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट को पास किया गया 1919 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियोड जॉर्ज। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, उधम सिंह किल्ड इन लंदन। उधम सिंह ने किसको मारा था लंदन में, ये भी हमने देखा था। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर माइकल और डायर को। अब आपको ये भी देखना है कि जनरल डायर है या फिर माइकल डायर है। तो हमने अपने नोट्स में क्या देखा था, माइकल डायर को। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप से आपको सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं और एग्जाम के प्रेशर में आप जनरल डायर को भी टिक कर सकते हो बट ये रॉन्ग होगा। आपको बहुत ध्यान से आपको अपनी एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करना है मोर देन स्पीड। अगर आप स्पीड में 200 में से 200 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बट आपने एक्यूरेसी के साथ 150 क्वेश्चंस को भी सोल्व किया ना, तब भी आपका एग्जाम क्रैक है। तो आपको एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान रखना है स्पीड के अलावा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following events was charged by Montagu as preventive murder। देखो आ गई अगेन वो ही वाली स्टेटमेंट। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि DSSB भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि ये वाली स्टेटमेंट किसने कही थी, किसके लिए कही थी, ऐसे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछता ही पूछता है। और अब देख लो आप, जो भी मैंने अपने नोट्स में आपको जो भी लाइंस बताई थी एज इट इज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेम लाइन से। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ना करवा कर जो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको करवाती हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं। अगर आपने इनको कर लिया आप इजीली अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। सो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा अगेन मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग को कहा था मोन्टेग्यू ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, who among the following had resigned from the Viceroy Executive Council protesting जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, जो उनको टाइटल मिला था नाइटहुड का उसको रिटर्न कर दिया था। और इसका आंसर बता देती हूँ मैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर शंकर नायर को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया था
किस पोस्ट से? वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की पोस्ट से, क्योंकि इनको प्रोटेस्ट करना था जलियांवाला बाग के लिए। सो ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। अब आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स मैंने करवाए थे उनसे सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। Indian National Congress opposed the Rowlatt Act because it aimed option A to limit the individual liberty, या B to ban on Indian National Congress, या C to enlarge the communal delegations, या D to imprison national leaders charging the traitors to the nation. So क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल्स की जो पावर थी ना उसको कम करना था इसका मेन मकसद, इसीलिए आईएनसी ने इसका अपोज किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आप इस वाले टॉपिक से चाहे आप DSSB का एग्जाम दो या फिर यूपीएससी का, आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपको फ्री में आपकी DSSB की प्रिपरेशन करवाऊंगी और उसी के साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। और अगर आपको कोई डाउट हो रिजल्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए, या फिर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। सो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।